हेलो नमस्कार। राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मित्र हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम पिछले लंबे समय से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके शॉर्ट सीरीज की एक श्रृंखला चला रहे हैं और इस श्रृंखला के क्रम में हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को बेहतर तरीके से देखा हुआ था। मध्य प्रदेश के इस भौतिक विभाजन के क्रम में हमने मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा था। इनमें पहला भाग जो था मध्य उच्च प्रदेश था। दूसरा जो भाग था उसे हमने आप देखेंगे पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार बोला, और तीसरा जो भाग था उसे हमने सतपुड़ा मेकाल श्रेणी बोला। तो जो पहला भाग मध्य उच्च प्रदेश था उसको 5 भागों में बांटा। उन 5 भागों को हम बेहतर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम बुंदेलखंड के पठार या पूर्वी पठार के संदर्भ में चीजों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इसमें सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना साथियों, बुंदेलखंड का पठार। अगर मैं मैप में इसको बनाना चाहूं तो आप इस प्रकार से इसका क्या बना सकते हैं साथियों, मैप बना सकते हैं। इस प्रकार से इसका मैप बनाया जा सकता है। इसमें बुंदेलखंड का जो पठार है, अगर हम इसको डिकोड करना चाहें तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसे हम बुंदेलखंड के पठार के नाम से डिकोड करेंगे। ये इसे हम क्या बोलेंगे, बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमको ये पता चलता है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के संदर्भ में पहली बात तो ये आप देखेंगे क्या है भैया, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। बोलो यस सर। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है कि नहीं है, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है जिसका क्षेत्रफल कितना है साथियों, तो आपको याद रखना होगा इसका क्षेत्रफल कितना है, 21,577 वर्ग किलोमीटर। क्या है इसका, हमको इसका क्षेत्रफल दिख रहा है जो मध्य प्रदेश का कितना है, एमपी का लगभग 7% हमको इसका एरिया दिख रहा है। अगर हम इसमें जिलों को देखें तो हमको ये पता चलता है कि इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं। तो साथियों, आपको ये याद रखना होगा कि इसमें बहुत सारे जिले शामिल हैं, जैसे सीधी, जैसे सिंगरौली, सीधी सिंगरौली है ना, शहडोल, सीधी सिंगरौली शहडोल, अनूपपुर का कुछ भाग, सीधी सिंगरौली शहडोल अनूपपुर है ना, इनका कुछ भाग हमको यहाँ पर इसमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम देखें साथियों कि यहाँ पर कौन सी प्रमुख मृदाएं पाई जाती हैं, यहाँ की मृदा मिट्टी कौन सी प्रमुख है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर लाल पीली मृदा हमको बहुतया दिखाई पड़ती है। कौन सी मृदा दिखती है साथियों, यहाँ पर हमको लाल पीली मृदा बहुतायत में दिखाई पड़ती है। और जब हमको यहाँ पे लाल पीली मृदा बहुतायत में दिखती है तो आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ की प्रमुख फसलें जो हमको दिखेंगी वो कौन सी दिखेंगी, तो साथियों आप याद रखिएगा यहाँ की प्रमुख जो फसलें होंगी वो हमको कौन सी दिखेंगी, चावल प्रमुख रूप से दिखाई देगी। इसीलिए जब, क्योंकि छत्तीसगढ़ यहीं से अलग किया है हमने, तो जब छत्तीसगढ़ हमारे पास था तो इस क्षेत्र को हम चावल का कटोरा कहते थे। क्या कहते थे, चावल के कटोरे के नाम से इसको हम जानते थे। अब बुंदेलखंड का मैक्सिमम भाग छत्तीसगढ़ में चला गया तो चावल वहां चला गया, अपने पास क्या बचा, कटोरा बचा है ना। तो इसके अलावा हम देखें कि इस क्षेत्र में प्रमुख नदियां हमको कौन सी दिखाई देंगी, तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे सोन, जोहिला, सोन, जोहिला, रिहंद,
ये सारी हमको यहाँ पे प्रमुख प्रमुख नदियां हमको दिखाई देती हैं। तो इतनी चीजें आपको इस संदर्भ में बघेलखंड के पठार के संदर्भ में याद रखनी। अच्छा, एक चीज और याद रखनी होगी, भारत की जो मानक समय रेखा है ये मध्य प्रदेश के केवल एक ही जिले से निकलती है। भारत की मानक समय रेखा है ना, भारत की मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। तो भारत की जो मानक समय रेखा है ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली है ना, ये कितना है इसका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहां से ये गुजरती है। तो ये कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले किससे? सिंगरौली से निकलती है। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से ये गुजरती हुई हमको दिखाई देती है। ये क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है साथियों, फेमस हमको दिखाई देता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी हैं बघेलखंड के पठार के संदर्भ में। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो बघेलखंड का पठार है, इसके बघेलखंड का पठार तो हमने लगभग कवर कर लिया है। अब हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की क्या करते हैं साथियों, बात करते हैं। जब हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को देखेंगे तो हमने इसमें ये पता चलेगा कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है, आप इसके संदर्भ में ये याद रखिएगा कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की कहानी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बघेलखंड का पठार है, इस बघेलखंड के पठार में आप देखेंगे उसको कवर करने में उससे लगा हुआ जो क्षेत्र है उसे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी कहते हैं। इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम किसकी बात करते हैं? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। जब सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की हम बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये क्षेत्र कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में पूर्व से पश्चिम तक क्या है? विस्तार है इसका कि नहीं है? है। दूसरी बात, जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है इसका क्षेत्रफल कितना है साथियों? तो आपको याद रखना होगा कितना क्षेत्रफल है इसका। तो ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर हमको इसका क्षेत्रफल दिखता है कि नहीं दिखता? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 34,000 वर्ग किलोमीटर दिखता है। ये एमपी का कितना परसेंट है? तो ये एमपी का लगभग 11% हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम देखें कि ये अभी मैं आप पूरा मैप बनाकर दिखाऊंगा। इसके अलावा हम देखें कि ये हम कहें कौन कौन से इसमें जिले हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इसके प्रमुख जिलों में आप देखेंगे हमको बालाघाट है ना, बालाघाट, शहडोल, सिवनी, इसके साथ मंडला है ना, मंडला, बालाघाट, सिवनी है ना, ये सारे जिले, इसके होशंगाबाद, हरदा है ना, ये सारे जिले इसमें हमको दिखाई पड़ते हैं। दक्षिणी मध्य प्रदेश की पूरी पट्टी, होशंगाबाद, हरदा है ना, ये सारी पट्टी हमको इस क्षेत्र में जो है छिंदवाड़ा भी कह सकते हो आप है ना, छिंदवाड़ा। तो ये पूरी पट्टी हमको यहाँ पे दिखाई पड़ती है, इस क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। तो इतनी चीजें आपको सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के संदर्भ में आपको कम से कम क्या करनी होंगी साथियों, याद रखनी होंगी। ये भी आपको याद रखना होगा कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी होगी ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में है ना। ये क्या है? एक जल विभाजक है, वाटर डिवाइडर है। क्या है? ये एक जल विभाजक के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। किन किन के बीच में? नर्मदा और गोदावरी के बीच में, नर्मदा और गोदावरी के बीच में हमको क्या दिखती है? ये जल विभाजक के रूप में दिखाई पड़ती है। क्लियर बात है? तो आपको इतनी चीजें कम से कम क्या रखनी होंगी, याद रखनी होंगी। अगर हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के बारे में बात करें कि भैया इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं इसकी क्या है, सर्वोच्च
जो चोटी है वो कौन सी है साथियों, आप याद रखिएगा, ये है धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़। इसे हम हरवत्सकूट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हरवत्सकूट। इसकी हाइट कितनी है, 1351, कहीं कहीं 1352, कहीं कहीं 1350 मीटर मिलता है, जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में अवस्थित है, नर्मदापुरम में। आप ध्यान रखिएगा, अगर हम इसका विभाजन करना चाहें, किसका, इस पूरी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का डिवीजन करना चाहें, तो हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है, हमको इस क्षेत्र के बारे में डिवीजन अगर हम करें तो हमको ये पता चलता है कि ये जो कहानी है इसमें सबसे पहली आप देखेंगे ऐसे करके 3 क्षेत्रों में, तो इसकी पश्चिमी श्रेणी है, उसे हम पश्चिमी श्रेणी के नाम से ही जानेंगे, पश्चिमी श्रेणी। इसी को हम राजपीपला की श्रेणी के नाम से भी देख सकते हैं, पश्चिमी या राजपीपला की श्रेणी। दूसरी बात, अगर हम इसमें दूसरी कहानी देखें तो वो क्या हो जाएगी, मध्य श्रेणी, या इसी को हम धूपगढ़ श्रेणी, हाँ, भी बोल सकते हैं। इसी को हम महादेव श्रेणी के नाम से भी बोल सकते हैं। जो तीसरी कहानी हमको इसकी दिखेगी वो दिखेगी क्या, मेकाल श्रेणी। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसके संदर्भ में क्या रखनी होंगी, याद रखनी होंगी। क्लियर साथियों, तो इतनी चीजें आप देखेंगे, ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। अब हम इसको मैप में एक बार डिकोड करने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के संदर्भ में अगर हम मध्य प्रदेश में मैप बनाना चाहें तो साथियों इस प्रकार से हमें कुछ मैप यहां पे ये मैप हमको दिखता है। इस मैप में आप देखेंगे कहानी कि भैया हमारा क्षेत्र कहाँ है। इस मैप में एक नीचे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में हमको एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई दिखती है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके हमको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, कहाँ राजपीपला है, कहाँ मध्य श्रेणी है, तो हम कर सकते हैं क्या साथियों, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम ये जो इसका हमें पश्चिमी भाग दिखाई पड़ रहा है, इसे हम बोलते हैं राजपीपला की श्रेणी। जो दूसरा हमें बीच वाला भाग दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं साथियों क्या, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, मध्य श्रेणी या धूपगढ़ श्रेणी बोलते हैं। तीसरा जो भूभाग हमको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, मेकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्या हम इसे कलर में कर सकते हैं, बोलो सर कर दो, आपकी मर्जी, क्या दिक्कत है, लो कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तो ये वाली चोटी है, ये वाली श्रेणी है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम राजपीपला की श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, इसे हम राजपीपला की श्रेणी बोलते हैं, राजपीपला, है ना। और ध्यान रखिएगा, इसी को हमने क्या बोला था, पश्चिमी श्रेणी के नाम से भी जाना था। क्या बोलो सर, बिल्कुल जाना था, पश्चिमी श्रेणी। दूसरा ये वाला जो भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य श्रेणी, महादेव श्रेणी या धूपगढ़ श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है, इसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम मेकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मेकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। आप ये याद रखिएगा कि जो राजपीपला श्रेणी है, इसका विस्तार कहां से कहां तक दिखता है हमको, तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश से बुरहानपुर तक, कहां तक, पश्चिमी
मध्य प्रदेश से बुरहानपुर तक हमको इसका क्या दिखता है, विस्तार दिखता है। इसका विस्तार कहां से है साथियों, तो आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे कि बुरहानपुर से लेकर के कहां थे, बुरहानपुर से लेकर के कहां तक, बालाघाट है सिवनी तक के क्षेत्र तक हमको इसका विस्तार दिखता है। इसकी बात करें तो बालाघाट सिवनी से लेकर के, है ना, बालाघाट से छत्तीसगढ़ सीमा तक इसका विस्तार दिखता है हमको, छत्तीसगढ़ सीमा तक हमको क्या दिखता है, इसका विस्तार दिखता है। हम राजपीपला की अगर सबसे पश्चिमी चोटी की चर्चा करें या सबसे ऊंची चोटी की चर्चा करें, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है ना, इस क्षेत्र की क्या है, सर्वोच्च चोटी हमको कौन सी दिखती है, तो आपके इसके संदर्भ में याद रखेंगे कि यहाँ पे चूलगिरी चोटी जो है ये क्या है साथियों, सर्वोच्च चोटी है जो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में हमको दिखाई देगी। दूसरी बात, मध्य श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की हम बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी धूपगढ़, जो ऑल ओवर सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, मध्य वाली की भी और पूरे मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है, जो हमारे नर्मदापुरम जिले में हमको दिखाई पड़ती है। मेकाल श्रेणी की अगर हम चर्चा करें तो इसमें हमको ये पता चलता है कि जो मेकाल श्रेणी है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों, तो अमरकंटक है। कौन सी है, अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हमको दिखाई देती है। तो इतनी चीजों के बारे में आप क्या रखेंगे, कम से कम इनको याद रखेंगे। दूसरी बात, ये मैंने जब मैप बनाया तब आपको समझ में आया था कि ये क्या है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में सबसे सकरा भाग है। क्या है, सबसे सकरा भूभाग हमको दिखाई पड़ता है। जो ये वाला क्षेत्र है ये क्या है साथियों, सबसे चौड़ा भूभाग हमको दिखता है। क्या है, सबसे चौड़ा भाग हमको दिखता है। तीसरी बात, अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या एक ही चोटी है कि और भी चोटी हमको इस क्षेत्र में दिखाई पड़ रही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारी श्रेणियां हमको दिखती हैं इस क्षेत्र में, है ना, मैं यहाँ करके लिख दे रहा हूँ। इस क्षेत्र में हमको बहुत सारी श्रेणियां दिखती हैं, जैसे आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमको एक दिखती है अखरानी की श्रेणियां, अखरानी की पहाड़ियां, अखरानी। इसके अलावा एक दिखती है बीजागढ़, अखरानी बीजागढ़, है ना। इसके अलावा हमको एक दिखती है कौन सी, अखरानी बीजागढ़, है ना। इसके साथ हमको दिखती है मथवार की पहाड़ियां, मथवार, अखरानी बीजागढ़ मथवार, है ना। इसके साथ हमको दिखती है असीरगढ़ की पहाड़ियां। तो वो सारी की सारी पहाड़ियां जो हैं हमको इसी क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। फिर हम बात करें कि यहाँ पे इसमें कौन सी श्रेणियां दिखती हैं, तो हमको एक यहाँ पे एक धूपगढ़ श्रेणी दिखाई देगी और एक महादेव श्रेणी दिखाई देगी। धूपगढ़ और महादेव श्रेणियां हमको इस क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। तीसरी अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमको जो ये वाला पठार है, यहाँ पे इस मेकाल श्रेणी में हमको विंध्याचल और सतपुड़ा का क्या मिलन बिंदु हमको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे ज्वाइंट बिंदु है, विंध्याचल और सतपुड़ा का क्या है, हमको मिलन बिंदु दिखाई पड़ता है। यहाँ पर मिलन बिंदु हमको दिखाई पड़ता है। तो इतनी चीज, अच्छा मेकाल श्रेणी के संदर्भ में एक याद रखना, यहाँ पे इस क्षेत्र में एक नदी बहती है। कौन सी नदी, टांडा नदी। ये विशेष तौर पे आपको याद रखना, कौन सी नदी, टांडा नदी। जब आप टांडा नदी की चर्चा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जब आप टांडा नदी के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टांडा नदी इसकी अपनी सहायक नदी को लेकर के बड़ी चर्चा में है। क्यों है पहले चर्चा में सहायक नदी को लेकर के, ये किसकी सहायक नदी है इसको लेकर के भैया पूर्व में, मतलब आज अभी से वर्तमान से पहले की स्थिति में ये नर्मदा की सहायक नदी थी। किसकी सहायक नदी थी, नर्मदा की। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये किसकी सहायक नदी हो चुकी है, तो आपको ये याद रखना होगा कि वर्तमान में ये उसकी सहायक नदी हो चुकी है। किसकी, किसकी, वैनगंगा की ये क्या हो चुकी है, सहायक नदी हो चुकी है ना। तो इस प्रकार से आपको मतलब मध्य प्रदेश की जो कुल मिला के सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है उसके संदर्भ में
इतनी ही चीज़ें आपको क्या रखनी होंगी साथियों, याद रखनी होंगी। अगर ये चीज़ें आपने कवर कर ली हैं तो हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। ठीक है साथियों, तो अगले सेशंस में हम मिलेंगे मध्य प्रदेश के किसी और टॉपिक को लेकर के, इसी प्रकार की बेहतर गुणवत्ता के साथ उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।